हेलो बच्चों, देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 12 का यूनिट 9। और उसका मैंने एक लेक्चर एक दिन अपने चैनल पे डाला था। छोटा शॉर्ट था, वो इंसुलिन के बारे में था। एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन या जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, और उसका ही ये कंटिन्यूएशन में डाल रहा था। और इसमें देखिए, जो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन है यानी बायोटेक के जो एप्लीकेशन नाम का ये चैप्टर है। और ये चैप्टर 2 सेगमेंट में डिवाइड है। एक तो बायोटेक का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड बायोटेक का एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ठीक है? और बाकी फिर पीछे एथिकल इशू हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मेडिसिन में एप्लीकेशन एनसीईआरटी ने जिन एप्लीकेशन पे फ़ोकस किया है, वो एक्चुअली 3 सेगमेंट में बाँटा है। मेडिसिन के एप्लीकेशन में 3 सेगमेंट हैं। एक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीई इंसुलिन, ठीक है? एक है जीन थेरेपी और एक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, है ना? और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तीनों ही चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के लिए, नीट के एग्ज़ामिनेशन के लिए। और मैंने देखिए आज का टॉपिक बायोटेक बोर्ड्स एंड नीट एंड इम्पोर्टेंट लाइन्स लिखा है। तो देखिए इसमें जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, उस वाले टॉपिक के जस्ट ऊपर एक पैराग्राफ है। वहाँ से मैंने कुछ लाइनें उठाई हैं जो आ सकती हैं डायरेक्टली नीट में, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हों, करेक्ट और इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट हो, असर्शन और रीजनिंग वाले सवाल हों, या डायरेक्ट स्ट्रेट पूछे जाने वाले सवाल। तो देखिए एक लाइन आपको फर्स्ट जो दिख रही है वो उसी पैराग्राफ से उठाई गई है कि रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो ड्रग्स होती हैं, मैंने इसको शॉर्ट में आरटीडी लिखा है, ठीक है ना? तो आप समझ जाएँगे आरटीडीएस, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स ड्रग्स। और कहा गया उस पैराग्राफ में कि ये सब बनाई जा रही है बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी कहते हैं उनको मेथड को, या जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड है। और जो लाइन है वो आ सकती है नीट में, कि दिस टाइप ऑफ ड्रग्स मेड इमेंस इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर सेक्टर बाय प्रोड्यूस सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स। यानी आरडीटी मेथड से जो ड्रग बनाई जा रही है, वो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पैक्ट डाला है। और ये एक बहुत ही सेफ थेरेपेटिक्स या सेफ थेरेपी की तरफ इंडिकेट करती हैं और इफेक्टिव थेरेपी की तरफ इंडिकेट करती हैं सारी ड्रग्स जो भी बनाई जा रही हैं। अच्छा, फिर इसके बारे में एक और लाइन वहाँ पे लिखी कि आरटीडीएस डू नॉट इंड्यूस एनी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। यानी जितने मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा गया इन लाइनों में से कि दीज़ रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डू नॉट इंड्यूस, यानी ये कोई बॉडी के अंदर जब कोई ड्रग ली जाती है, तो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, तो ये कभी भी बॉडी में कोई ऐसा अनवांटेड रिस्पॉन्स या रिएक्शन या अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन या रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं करती। क्लियर है मेरी बात? चाहे आप इसको ह्यूमन सोर्स से लें, चाहे आप नॉन ह्यूमन सोर्स से लें। यानी आजकल मार्केट में बहुत सारा, जैसे हम कहते हैं कि हम बायोटेक मेथड में किसी होस्ट सेल के तौर पे बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं, ईस्ट सेल ले रहे हैं, हमने किसी बैक्टीरिया की बॉडी से एंजाइम्स निकाले हैं, उसका कोई प्रोटीन निकाला है, तो ये नॉन ह्यूमन सोर्सेस हैं। तो ये अगर लेते हैं हम इन ड्रग्स को, तो हमारी बॉडी में कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस या इंड्यूस नहीं करेंगी, ठीक है ना? अच्छा, आगे एक और बात बहुत खास लिखी है, और ये डेटा है कि जो ऐसा ये डेटा पुराना है। अक्सर मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत सारे मामलों में अपडेट नहीं करती है। तो उसी अपडेट ना करने का एक और फैक्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने वर्ल्ड वाइड, यानी कि अभी जो प्रेज़ेंट वर्ल्ड वाइड मार्केट में रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं, वो कितनी यहाँ पे एक डेटा दिया है 30। लेकिन मैं कहता हूँ एनसीईआरटी का पुराना एडिशन है जो आप पढ़ते हैं, तो ये बहुत पहले के टाइम की है जो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स ड्रग्स हैं, अभी ये बहुत बढ़ चुकी होंगी मार्केट में। लेकिन इन्होंने जो डेटा दिया है नीट में अल्टीमेटली वही पूछा जाएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यही लिख के आ सकते हैं, या बोर्ड में अगर आपको थोड़ा और इलैबोरेट करना है, तो लिख दें कि करंटली इतनी हो गई है वर्ल्ड वाइड, ये नेट से सर्च करके, कि अभी रिसेंटली कितनी है। लेकिन फिर भी नीट तक तो यही डेटा काम आएगा। अच्छा, वो कह रहा है कि इंडियन मार्केट में इन 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स में से कितनी है जो करंटली सोल्ड आउट है, या जो ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ की जाती है, तो आप कहते हैं 12 है। तो उन 12 में से बच्चा अक्सर पूछता है सर कौन-कौन सी हैं? तो मैं अक्सर कहता हूँ उन 12 जो इंडियन मार्केट में है, जो कमर्शियलाइज़ है, उनमें से एक तो उसी के नीचे नाम लिखा है, यानी जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, उनमें से एक है ना? इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीएच है, इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये सब आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, लेकिन हम इनको किस मेथड से बना रहे हैं यहाँ पे, बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, आरडीटी मेथड और जेनेटिक इंजीनियरिंग और मॉडर्न बायोटेक। इसके अलावा एक और नाम आप पढ़ते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आपने नाम पढ़ा होगा अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यूनिट 8 का चैप्टर पढ़ लिया है क्लास 12, या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने तो पढ़ा ही होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वहाँ पे आप जब पढ़ते हैं एक टॉपिक है इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी टॉपिक के बारे में जहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, वहाँ पे 2 टाइप की इम्यूनिटी के बारे में दिया है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के बहुत सारे अलग-अलग टाइप दिए हैं, जैसे दिया है आपका फिज़िकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन्स। साइटोकाइन में जाके एक टर्म आपको मिलता है इंटरफेरॉन, और वहाँ पे लिखा है कि इंटरफेरॉन जो होते हैं वो एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। आपकी बॉडी में जब कोई वायरल पार्टिकल आता है, तो जब वायरस पार्टिकल किसी सेल को टारगेट करता है, इन्फेक्ट करता है, तो वो सेल एक प्रोटीन बनाती है, उसका नाम हम रखते हैं आईएफएन या इंटरफेरॉन। ये अल्फा, बीटा, गामा अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, और ये अपने आसपास की सेल्स को उन वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। इंटरफेरॉन इज़ एंटी वायरल प्रोटीन, तो ये आपकी बॉडी सिंथेसाइज़ कर रही, जनरेट कर रही है, लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्निक में हम इसको बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक भी बना रहे हैं। तो ये भी एक किस्म की क्या है, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो यूज़ की जा रही हैं अलग-अलग ट्रीटमेंट में, थेरेपी में। इसके अलावा एरिथ्रोपोएटिन आप क्लास 11th में जब आप पढ़ते थे हार्मोन्स वाला चैप्टर, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे आपकी हार्ट, किडनी, इन सब से निकलने वाले कुछ हार्मोन का नाम था, तो उसी में किडनी वाले हार्मोन का नाम लिखा है इरिथ्रोपोएटिन। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी आजकल बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक बनाया जा रहा है और अलग-अलग थेरेपी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक वायरल डिज़ीज़ है जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ए, अलग-अलग वायरल इन्फेक्शन है जो आपके लिवर को टारगेट करते हैं, इन्फ्लेम्ड करते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से होता है। खास तौर पे हेपेटाइटिस बी डिजीज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी कहते हैं इसको, और इसके लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है, ये भी तुम्हारे सिलेबस में है। जहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है, वहाँ पे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइज़ेशन वाले टॉपिक में कुछ वैक्सीन्स के नाम लिखे हैं, उसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का एक पैराग्राफ है 3-4 लाइनों का, और वहाँ पे लिखा है ये किस प्रोसेस से बनाई जाती है, बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। इसको बनाने के लिए हम किसी ईस्ट सेल का यूज़ करते हैं या किसी बैक्टीरियल सेल का यूज़ करते हैं। खास तौर पे वहाँ ईस्ट सेल का नाम दिया है। तो हम कहना चाह रहे हैं ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से बनाई गई एक वैक्सीन है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स के अंतर्गत आती है। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा एक और रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो इंडियन करंटली मार्केट में सोल्ड आउट है, नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसका भी नाम आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी के चैप्टर जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे दिया है इस एंजाइम का नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज, व्हिच इज़ ऑब्टेन्ड या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस, और ये जो काम करता है मेडिकल साइंसेस में ट्रीटमेंट के तौर पे, उस फंक्शन का नाम है क्लॉट बस्टर, यानी जब ब्लड वेसल्स में कई क्लॉट जमा हो जाते हैं तो उसको रिमूव करने के काम में आता है एक एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये भी मेडिकल अलग-अलग ट्रीटमेंट या थेरेपी में यूज़ किया जा रहा है। दीज़ ऑल आर रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो कि करंटली इंडियन मार्केट में सोल्ड आउट है ना? या जो यूज़ की जा रही है, और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में भी ये 12 अब नहीं रही होंगी, अब ये बढ़ चुकी होंगी, क्योंकि ये पुराना एडिशन आपके एनसीईआरटी का तो ये दिखाता है ना? तो ये क्लास 12th वालों का तो एटलीस्ट काम बनता है कि वो सर्च करें गूगल पे जाके, किसी सर्च इंजन पे जाके, कि इस समय कितनी करंटली वर्ल्ड वाइड रिकॉम्बिनेंट थेरेपिट्स बनाई जा चुकी हैं और इंडियन मार्केट में कितनी है ना? तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ है। अच्छा,